हेलो बच्चों, मैं सीता कंवर स्वागत करती हूँ आपका राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR इनिशिएटिव ई कक्षा में, जिसके टेक्निकल पार्टनर है मिशन ज्ञान। तो बच्चों, हमारा चैप्टर फर्स्ट चल रहा है, जिसके तहत हम प्राचीन भारत के इतिहास का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में अध्ययन करने जा रहे हैं वर्धन वंश का। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में अनेक छोटे छोटे राजवंशों की स्थापना होती है, जैसे कि वर्धन वंश, गौड़ वंश और मोखरी वंश। लेकिन इन सब में से सबसे शक्तिशाली वंश के रूप में उभरता है वर्धन वंश, क्योंकि वर्धन वंश के प्रतापी शासक हर्षवर्धन के समय उत्तर भारत में राजनीतिक स्थिरता की स्थापना होती है। और अगर इस वक्त दक्षिण भारत में देखें तो दक्षिण भारत में भी चालुक्य व पल्लव जैसे महत्वपूर्ण राजवंशों का शासन होता है। यहाँ मैप में देखिए बच्चों, पूर्वी क्षेत्र में ये स्थिति है गुप्त काल के पतन के बाद की। तो पूर्वी क्षेत्रों में जो ये साम्राज्य दर्शा रखा है, ये साम्राज्य है उत्तर गुप्त वंशीय शासकों का। यहाँ हम कन्नौज के क्षेत्र में देखें, ये मोखरी वंश है, और उत्तर में हरियाणा में देखें तो यहाँ ये पुष्यभूति वंश है। इसी तरह से दक्षिण में ये क्षेत्र चालुक्य वंश के साम्राज्य का है, और ये क्षेत्र है तमिलनाडु के यहाँ पल्लव वंश का साम्राज्य। तो हमें पढ़ना है अभी वर्धन वंश। वर्धन वंश की स्थापना पुष्यभूति ने की थी। किसने स्थापित किया था वर्धन वंश को? पुष्यभूति ने। इसलिए इसे पुष्यभूति वंश के नाम से भी जाना जाता है। इस वंश के राजाओं ने भारत के उत्तरी भाग में 6वीं और 7वीं शताब्दी में शासन किया। इस वंश की स्थापना दिल्ली के निकट थानेश्वर में की गई, और थानेश्वर को वर्तमान में थानेसर भी कहते हैं। और थानेश्वर को ही पुष्यभूति ने वर्धन वंश की यानी अपने इस राजवंश की राजधानी बनाया। आगे चलकर हर्षवर्धन के समय इसकी राजधानी हो जाती है कन्नौज, जो कि महत्वपूर्ण सत्ता के केंद्र के रूप में उभरता है। बात करते हैं बच्चों 5वें शासक प्रभाकर वर्धन की, क्योंकि संस्थापक के बाद जो शासक हुए वो इतने प्रभावपूर्ण नहीं हुए। 5वें जो शासक थे प्रभाकर वर्धन, वो महत्वपूर्ण शासक माने जाते हैं। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री थी। सबसे बड़े पुत्र का नाम था राज्यवर्धन और छोटे पुत्र का नाम था हर्षवर्धन, जबकि पुत्री का नाम था राजश्री। उन्होंने राजश्री का विवाह मोखरी वंश के शासक के साथ कर दिया, और आगे चलकर जब प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है तो बड़े पुत्र होने के नाते राज्यवर्धन ही गद्दी पर बैठते हैं। यहाँ ये देखिए, मैप के थ्रू हम समझते हैं कि कन्नौज के शासक के साथ विवाह कर दिया जाता है। किसका विवाह? राजश्री का। कन्नौज के शासक कौन थे? ग्रहवर्मा। ग्रहवर्मा के साथ राजश्री का विवाह कर दिया जाता है। लेकिन मालवा का शासक देवगुप्त धोखे से ग्रहवर्मा की हत्या कर देता है। कौन कर देता है हत्या? देवगुप्त हत्या कर देता है। और यह समाचार जब राजश्री के भाई को प्राप्त होता है, यानी राज्यवर्धन को प्राप्त होता है, तो वो इसकी हत्या कर देते हैं। किसकी हत्या कर देते हैं? देवगुप्त की हत्या कर देते हैं। लेकिन इसी दौरान बंगाल का गौड़ शासक शशांक धोखे से राज्यवर्धन को मार देता है। ऐसी विकट स्थिति में, ये 606 ईस्वी के समय की बात है, ऐसी विकट स्थिति में हर्षवर्धन को जब यह समाचार मिलता है तो वो गद्दी पर बैठते हैं, शासन संभालते हैं, और कामरूप के राजा भास्कराचार्य से संधि करके अपने भाई राज्यवर्धन की मृत्यु का बदला लेते हैं। साथ ही अपनी बहन राजश्री, जो कि डर कर कहीं अज्ञात स्थान पे चली गई थी, उसको भी ढूंढ निकालते हैं। तो हर्षवर्धन का शासनकाल माना जाता है 606 से 647 ईस्वी के लगभग। हर्षवर्धन के साम्राज्य की जब हम बात करते हैं तो पंजाब को छोड़ करके संपूर्ण उत्तरी भारत पर उनका शासन था, जिसमें उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों से लेकर दक्षिण में नर्मदा नदी के तट तक, और पूर्व में गांजाम, जिसे उड़ीसा कहते हैं वर्तमान में, गांजाम में, और पश्चिम में वल्लभी तक उनका शासन फैला हुआ था। उनकी राजधानी कन्नौज थी, क्योंकि उन्होंने कन्नौज पर अधिकार कर लिया था शशांक को हरा करके।
उन्होंने दक्षिण पर भी आक्रमण किया 634 ईस्वी में, लेकिन उस वक्त जैसा कि मैंने बताया दक्षिण में चालुक्य वंश का शासन था और चालुक्य वंश के सबसे प्रतापी शासक पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें नर्मदा नदी के तट से आगे नहीं बढ़ने दिया। इसलिए हर्षवर्धन का शासन सिर्फ उत्तर भारत तक ही सीमित रहा और पुलकेशिन द्वितीय को इसीलिए प्रतापी शासक माना जाता है कि उस वक्त जो उत्तर भारत के सबसे शक्तिशाली सम्राट हर्षवर्धन को उन्होंने नर्मदा नदी के तट तक ही रोक दिया। आगे बात करते हैं यहाँ साम्राज्य की। ये देखिए बच्चों, हर्षवर्धन का साम्राज्य, ये इनका साम्राज्य है। यहाँ वल्लभी, पूर्व में गांजाम तक और उत्तर में हिमाच्छादित पर्वतों तक। यहाँ नर्मदा नदी के तट से उन्हें आगे नहीं बढ़ने दिया पुलकेशिन द्वितीय ने। आगे बात करते हैं, हर्षवर्धन ने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी। तो वर्धन वंश के एकमात्र राजा जिन्होंने महाराजाधिराज की पदवी धारण की थी, वह शिव के और सूर्य के उपासक थे, लेकिन उनका झुकाव बौद्ध धर्म की जो दो शाखा होती हैं, हीनयान और महायान, उनमें से महायान शाखा की तरफ उनका झुकाव था। वो हर 5वें वर्ष में गंगा और यमुना नदी के संगम पर यानी प्रयाग में एक महोत्सव करते थे, जिसमें 5 साल के दौरान जितनी भी संपत्ति अर्जित की संपूर्ण संपत्ति का दान कर देते थे। तो बहुत ही दानवीर और उदार शासक थे। और जो ये इनका समारोह होता था, इसे महामोक्ष परिषद या प्रयाग सभा के नाम से जाना जाता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महामोक्ष परिषद क्या थी? ठीक है बच्चों, ऐसे ही माना जाता है कि एक महोत्सव के दौरान जो 6 नंबर का महोत्सव था, उसमें चीनी यात्री हेनसांग भी आए थे और इन्होंने इस महोत्सव की अध्यक्षता की थी। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हर्षवर्धन कवियों को, विद्वानों को भी आश्रय प्रदान करते थे। उनके दरबार में महत्वपूर्ण कवि थे बाणभट्ट, जिन्होंने हर्षचरित और कादंबरी जैसे महत्वपूर्ण ग्रंथों की रचना की थी। तो ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बाणभट्ट किसके दरबारी कवि थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। आगे बढ़ते हैं बच्चों कि हर्षवर्धन स्वयं भी एक विद्वान थे, लेखक थे। उन्होंने संस्कृत में 3 नाटिकाएं लिखी, नागानंद, रत्नावली और प्रियदर्शिका, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती हैं। तो बच्चों, वर्धन वंश हमारा यहीं समाप्त होता है। आगे हम अध्ययन करेंगे दक्षिण भारत के और उत्तर भारत के मुख्य राजवंशों का। धन्यवाद।